आज हम लोग बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम्स के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी हमने 55 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी उसके आगे नेक्स्ट करेंगे। उसके आगे 55 क्वेश्चन से आगे देखेंगे 56 नंबर से, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हुए, तो वहाँ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं अगले दूसरे वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। तो मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो अलग से बनाऊंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 तक जो है मैथ्स और रीजनिंग है। उसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी है नालंदा, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी चंपारण राइट आंसर है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। बात करें अशोक के स्तंभ लेख कितनी है, तो अशोक की स्तंभ लेख 7 पाई गई हैं। कितनी है? 7 पाई गई हैं। ठीक है, सात पाई गई हैं, जो कि 6 के नाम मैं बताती हूँ। 6 का नाम, एक है प्रयाग, दूसरा है दिल्ली टोपरा, तीसरा है दिल्ली मेरठ, चौथा है लौरिया अरेराज। पांचवे की बात करें तो पांचवा है लौरिया नंदनगढ़, छठे की बात करें तो छठा है रामपुरवा। इसमें से लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा कहाँ पर पाए गए हैं? तो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये सारे जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72, चंपारण आंदोलन 1917 था। ऑप्शन नंबर ए किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है किसान आंदोलन। बात करें चंपारण आंदोलन तो कब हुआ था? चंपारण आंदोलन, ये खुद ही अपने में एक क्वेश्चन बन जाता है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। आपसे पूछा जाए चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 1917 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन क्या था? तो किसान आंदोलन था। और ये किससे संबंधित था? तो नील विद्रोह से, नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? 6 अप्रैल 1919, 19 अप्रैल 1919,
3 अप्रैल 1919, 6 जून 1919। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाने का निर्णय जो है लिया गया था कब? 6 अप्रैल 1919 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को लिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंधित थे। विद्यापीठ, पटना कॉलेज, ब्रिटिश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 74 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय किससे संबंधित थे? तो विद्यापीठ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भगत सिंह बिहार आए 1924 में, 1923 में, 1928 में, 1925 में। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो भगत सिंह बिहार में कब आए थे? भगत सिंह बिहार में 1928 में आए थे। भगत सिंह बिहार में कब आए थे? 1928 में आए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर अब्दुल बारी, ऑप्शन नंबर डी है दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है बिहार में सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था। किसने मांगा था अनुमति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मांगा था गांधी जी से, और गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति शुरुआती कदम के रूप में नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन? तो 1929 में हुआ। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। किसने बिहार किसान सभा की स्थापना की? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद ने स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की। किसने की? स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की। कब की? तो 1929 में की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था?
29 दिसंबर 1919, 29 दिसंबर 1920, 1 जनवरी 1920, 1 जनवरी 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 29 दिसंबर 1920 में 29 दिसंबर 1920 में बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 में हुआ था। बीस दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखें तो बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। सबसे पहले तो अपने आप में ये खुद क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बन रहा है। आपसे पूछा जाए बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बात करें किसने की थी बिहार में समाजवादी दल की स्थापना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उपयुक्त ए और बी दोनों। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने और कुछ लोगों ने मिल कर के बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में घटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के घटनाक्रम में सचिवालय गोलीकांड हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में, अलीगढ़ में। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ, तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो है पटना में हुआ। कहाँ पर हुआ? पटना में हुआ। पटना क्या है? तो पटना बिहार की राजधानी है। बात करें पटना की, तो पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार की बात आई है तो बिहार का स्थापना दिवस कब है? तो 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और
स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 1955 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे? शहाबुद्दीन जगजोत। ऑप्शन नंबर बी है सैयद इब्राहिम चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी है इमाम ताज फ़कीह। ऑप्शन नंबर डी है सरफुद्दीन याहिया मनेरी। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इमाम ताज फ़कीह। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो इमाम ताज फ़कीह। संत इमाम ताज फ़कीह थे और 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे। तो कौन सी शताब्दी में मनेर में बसे? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे। कहाँ पर बसे? मनेर में। ठीक है, कौन बसा 12वीं शताब्दी में मनेर में? तो ये संत इमाम ताज फ़कीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? भोजपुर, मगध, मिथिला। इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः मिथिला में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो मिथिला में। सामा चकेवा मिथिलांचल क्षेत्र के पुरातन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे बहुत धूमधाम से आज भी मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है छठ महापर्व की समाप्ति के दिन शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो जो छठ महापर्व, जो छठ त्यौहार होता है उसकी समाप्ति के दिन ही शुरू होता है। छठ पूजा जो होता है, ये छठ पूजा के बाद सामा चकेवा लोक पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, छठ पूजा के बाद। छठ पूजा के बाद जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो कहाँ पर ये लोक पर्व है? तो मिथिला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, कनिष्कपुर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्कपुर। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कनिष्कपुर जो है पटना का कभी नाम नहीं था। अजीमाबाद, कुसुमपुर और पुष्पपुर ये पटना का नाम था और कनिष्कपुर जो है पटना का नाम कभी नहीं था। कनिष्कपुर जो है इसका कभी नाम नहीं था पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ
1937 में, 1912 में, 1935 में, 1921 में। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1937 में बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ। कब शुरू हुआ? तो 1937 में बिहार में साक्षरता अभियान शुरू हुआ। इस समय यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन था? तो सैयद महमूद। कौन था? सैयद महमूद थे यहाँ पे शिक्षा मंत्री, और इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट योगदान इसमें दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 167, ऑप्शन नंबर बी है 168, ऑप्शन नंबर सी है 169, ऑप्शन नंबर डी है 170, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 169। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो 169। कौन सी? 169 के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना व्यवस्था की गई है। 169 अनुच्छेद। अनुच्छेद के अनुसार जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई है। द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है 24 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? तो 24 किलोमीटर है। हरहा नदी घाटी या दून नदी की घाटी कितनी है, लंबाई कितनी है? तो 24 किलोमीटर है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 140 मीटर है। बात करें समुद्र तल से इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 140 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है। है 140 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। समुद्र तल से इसकी 140 मीटर ऊंचाई है और इसकी लंबाई की बात करें तो 24 किलोमीटर है। लंबाई इसकी कितनी है? 24 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार राज्य में अनेक जलकुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में, राजगीर में, गया में, नवादा में। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। बिहार में राजगीर जो है जलकुंड, बिहार में राजगीर बिहार राज्य में अनेक जलकुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में है। बिहार में सर्वाधिक विख्यात और ऐतिहासिक गर्म जल जो है
गर्म जल के झरने व जलकुंड जो है तो राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है? पटना है, नालंदा है, मुंगेर है, भागलपुर है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला वाला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाला जिला की बात करें तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पटना जो है ये सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में। बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण मुजफ्फर जिले में प्रारंभ किया गया। मुजफ्फर ज़िले में प्रारंभ किया गया। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 14 अगस्त। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 अगस्त 1978 को हुई थी। कब शुरू हुई थी? 14 अगस्त 1978 को। 14 अगस्त 1978 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? तो बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण। बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण जो है हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1978 को हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है हुआ था 14 अगस्त 1978 को। चौदह अगस्त 1978 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई 1959 में, 1949 में, 1960 में तो 1975 में। 91 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 91 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सही है। कौन सा आंसर सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 1951 जो है 1959 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। बिहार राज्य में पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92 नंबर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8050 मीटर, 8050 मीटर, 8850 मीटर, 8550 मीटर, 8350 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 8850 जो है माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल लगभग जो है कितना बताया गया यहाँ पे? 8850 मीटर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा आपसे पूछा जाए
कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी। यह कहाँ पर है? तो हिमालय में। कहाँ पर है? हिमालय की चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा स्वर्ग का शीर्ष नाम से जाना जाता है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा, और इसे ही स्वर्ग का शीर्ष कहते। क्या कहते हैं? स्वर्ग का शीर्ष। आपसे पूछा जाए स्वर्ग का शीर्ष किसको कहते हैं? तो स्वर्ग का शीर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी को कहते हैं। नेपाल में इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना है। मैरियाना गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,034 मीटर है। कितना है? 11,034 मीटर है। बात करें प्रशांत महासागर का मैरियाना की, तो ये इसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर है। प्रशांत महासागर मैरियाना, प्रशांत महासागर मैरियाना की बात करें तो इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई जो है 11,034 मीटर है। 11,034 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन नंबर ए चूहा, ऑप्शन नंबर बी गिलहरी, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी बाघ, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें 93 क्वेश्चन नंबर की, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गिलहरी का दांत जो है पूरी ज़िंदगी क्या होता है? बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? क्योंकि ये अपने दांतों से कुछ ना कुछ हमेशा कुतरते रहते हैं, इसके लिए इसका दांत जो है बढ़ते रहता है। इसकी दांत जो है कुछ हमेशा लंबे होने की वजह से ये कुछ ना कुछ अपने दांतों से काटते रहते हैं। गिलहरी जो है, गिलहरी का दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहता है और इसी की वजह से ये अपने दांतों से हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। झूम खेती है। झूम खेती क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है झूम खेती जो है, झूम खेती क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काट और दग्ध खेती। काट और दग्ध खेती जो है झूम खेती है। ये जो है एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने के लिए हम इसे छोड़ देते। इसमें जैसे एक फसल हम एक साल में काटेंगे तो फिर इसे हम कुछ सालों के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। ठीक है। इस जगह बांस या जंगल उगाते।
जब हम एक फसल को काट लेते हैं, उस खेती को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या जमाते हैं, बाँस या घास जमाते हैं और उसको क्या उखाड़ते नहीं हैं। ये ध्यान में रखेंगे, जो घास या बाँस जमा हुआ होता है उस जगह पर, उसको हम उखाड़ते नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ गिरा कर उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, गिरा कर उसे जला देते हैं और यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ये राख जो है क्या कौन सा काम करती है, तो खाद का काम करती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, झूम की खेती जो होती है वो एक फसल को काटने के बाद क्या उसमें दूसरा फसल उगाते हैं, तो नहीं, वहाँ पर उस टाइम दूसरा फसल नहीं उगाते, उस खेती को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें जो है घास या बाँस उगाते हैं। तो घास या बाग को काटा नहीं जाता है, उखाड़ते नहीं हैं उसको, वहाँ पर उसे वैसे ही गिरा करके उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो वो राख होती है, वो राख कौन सा काम करती है, तो खाद का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन नंबर बी है छाल, ऑप्शन नंबर सी है पत्ते, ऑप्शन नंबर डी है बीज, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो छाल का। ध्यान में रखेंगे, सिंकोना जो पेड़ होता है उसका हम कौन सा भाग उपयोग करते हैं, तो छाल का उपयोग करते हैं। मलेरिया के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जब मलेरिया होता है तो हम कौन से पेड़ का छाल का उपयोग करते हैं, तो सिंकोना पेड़ का जो छाल होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं मलेरिया के उपचार के लिए, ठीक है। मलेरिया के उपचार के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, तो बैक हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, कसक, बी विषदंत, सी कृदंत छेदक, ऑप्शन नंबर डी सल्क, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सांप के जहरीले दांतों को हम क्या कहते हैं, तो विषदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, विषदंत कहते हैं। जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषदंत कहते हैं। विषदंत, यमदूती, मकरी, कराली और कालरात्रि भी कहा जाता है। क्या क्या हम कहते हैं सांप के जहरीले दांतों को, सांप के जहरीले दांतों को हम क्या क्या कहते हैं, तो एक तो विषदंत है, दूसरा यमदूती है, तीसरा मकरी है, चौथा की बात करें तो कराली है, पांचवा की बात करें तो कालरात्रि है। ठीक है, ये सांप के जहरीले दांतों के नाम है। कौन कौन सा है, विषदंत है, यमदूती है, मकरी है, कराली है और कालरात्रि है। ये सारे सांप के जहरीले दांतों के नाम हैं, ठीक है। और देखते हैं कि सांप का जो दांत होता है वह जहरीला क्यों होता है। जहरीला इसलिए होता है क्योंकि इनके जो दांत होते हैं ऊपर नुकीले ऊपर
ऊपरी जबड़े में मौजूद संशोधित दांत होते हैं। इनका जो ऊपरी जबड़े होते, ऊपर में जो जबड़े होते हैं वो मौजूदी संशोधित दांत होते हैं। सांप के काटने पर वे स्टोरेज जहर को इंजेक्ट करते, क्या करते, इंजेक्ट करते। जब सांप काट लेता है तो वो क्या करता है, उस जहर को, स्टोरेज जहर को इंजेक्ट करते। इंजेक्शन जैसा सुई लगता है ना, तो आपको बीमार होते सुई लगाते हैं डॉक्टर, तो आपको राहत मिलती, आराम मिलती। तो उसी वजह से जब सांप काटता है वो वहाँ अपने दांतों मसूड़ों में जहर इकट्ठा किए रहता है। जब सांप काट लेता है तो वो जहर जो है इंसान के शरीर में फैल जाता है। इसकी वजह से सांप के दांतों में क्या होता है, जहर होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसे खाद बनाने में उपयोग होता है। फीता कृमि, जोंक, केचुए, अंकुश कृमि, हुकवर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केचुए। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिससे खाद बनाने में केचुए का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, केचुए का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसको खाद बनाने में केचुए के उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, केचुआ खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केचुआ खाद भी कहते हैं। और केचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। केचुओं को हम क्या कहते हैं, केचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98, मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 98 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर पश्चिमी कोने में कोयम्बटूर से लगभग 80 किलोमीटर से उदगमंडल ऊटी से 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी बात करें तमिलनाडु के उत्तरी पश्चिमी कोने में, तमिलनाडु के उत्तरी पश्चिमी कोने में, उत्तरी पश्चिमी कोने में जो है उत्तरी पश्चिमी कोने में ये 30 किलोमीटर कोने में कोयम्बटूर से लगभग, कहाँ से, कोयम्बटूर से लगभग जो है 80 किलोमीटर और उदगमंडल से 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समझ में आया, यहाँ पर 80 किलोमीटर और उदगमंडल से 64 किलोमीटर, कितना, 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौसठ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय
है। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन नंबर ए है चमड़ा, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है घास, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है अजैव निम्नकरणीय है। प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नकरणीय है। बात करें जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले तो एग्जाम्पल में जैसे पौधे हो गए, क्या हो गए? पौधे हो गए, मानव हो गए, पौधे हो गए, मानव हो गए, उनके अपशिष्ट कागज, फल फूल सब्जियां जैसे पदार्थ बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है। और अजैव निम्नकरणीय की पदार्थ की बात करें जो आसानी से विघटित नहीं होते। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ की बात करें तो ये आसानी से विघटित नहीं होते हैं। और जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो है वो नेचुरली विघटित होते हैं और ये अजैव आसानी से विघटित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रबड़ है, प्लास्टिक है, रसायन पेंट है और ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें जो है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में आते हैं। तो अभी जैसे आपको मैं बताई कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में क्या आते हैं? प्लास्टिक आते हैं, रबड़ आते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है? अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में आते हैं। और ये आसानी से ध्यान में इसको ये भी रखना है कि आसानी से ये विघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का वो राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। और इस योजना की बात करें तो यह योजना कब शुरू हुई थी भारत में? तो 2001 में शुरू हुई थी। यह योजना वर्षा जल संचयन कब शुरू हुआ था? वर्षा जल संचयन कब शुरू हुआ था भारत में? वर्षा जल संचयन कब शुरू हुआ था भारत में? तो 2001 में हुआ था। 2001 में इसको लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 है 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ओंग यू सिन और टियोर ये
दीपू घोष और रमन घोष। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है 2023 में बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 24 मई, 3 मई, 6 मई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। क्यों इसका ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों इसका ऑप्शन नंबर ई सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और ऑप्शन में 1 मई नहीं दिया हुआ है, इसके लिए इसका ऑप्शन सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103, राज्य के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत है। सरकार जो है यह निर्णय लिया है कि सभी राज्य अब केवल अपना नहीं बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि सिर्फ अपना राज्य दिवस न मना करके दूसरे राज्यों का भी हम स्थापना दिवस मनाएंगे। ठीक है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह परंपरा जो है शुरू की गई। आपसे पूछा जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बढ़ावा देने के लिए कौन सी परंपरा शुरू की गई, तो सरकार ने कौन सा निर्णय लिया कि राज्य जो है सिर्फ अपना स्थापना दिवस ना मना करके सभी राज्यों के स्थापना दिवस को हम मनाएंगे। इससे जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और सभी राज्यों की स्थापना दिवस अब देश के सभी राजभवनों में मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? तो राजभवन में मनाया जाएगा। सभी राज्यों के स्थापना दिवस अब कहाँ पर मनाया जाएगा? तो राजभवन में मनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान SWAC स्पेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह किसने ली? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल विक्रम तिवारी, एयर मार्शल विक्रम सिंह, एयर मार्शल नर्मदेश्वर सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने जो है दक्षिण पश्चिमी वायु कमान स्वेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह ली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 105 की, तो क्वेश्चन नंबर 105 है, 1 मई 2023 को भारतीय नौसेना के कौन से नौसैनिक
जहाज़ सिंगापुर पहुँचे। INS विक्रांत और INS कोलकाता, INS दिल्ली और INS सतपुड़ा, INS शिवालिक और INS सहाद्री, INS विराट और INS विंध्य उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1 मई 2023 को भारतीय नौसेना के कौन से नौसैनिक जहाज सिंगापुर पहुँचे? तो INS दिल्ली और INS सतपुड़ा जो है वो दिल्ली नौसैनिक जहाज सिंगापुर पहुँचे। ठीक है। 1 मई 2023 को भारतीय नौसेना INS दिल्ली और INS सतपुड़ा जो है नौसैनिक जहाज सिंगापुर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 106, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए उस्मानिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी जैन विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 107 जो है, किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किया? दुबई सिलिकॉन ओएसिस, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, फकीह विश्वविद्यालय अस्पताल, बार्क एयर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फकीह विश्वविद्यालय अस्पताल मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किया। मेडिकल डिलीवरी के लिए किसका संचालन किया? तो ड्रोन का संचालन किया। इसने किया फकीह विश्वविद्यालय अस्पताल ने। फकीह विश्वविद्यालय अस्पताल ने कब किया? 31 मई 2023 को दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण के सफल परीक्षण के साथ स्वास्थ्य सेवा नवाचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 108 की। क्वेश्चन नंबर 108 है, 1 जून को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण कहाँ किया गया था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया था। यह जो है 4 मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर है और इन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109, 2023 में तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया है? मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, रिसेप तय्यिप
एर्दोगन, अहमद दावुतोगलू, अब्दुल्लाह गुल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 109 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसेप तय्यिप एर्दोगन। रिसेप तय्यिप एर्दोगन जो है ये इसका सही आंसर है। 2023 में तुर्की के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो रिसेप तय्यिप एर्दोगन। क्वेश्चन नंबर 110 है, यूपीयू का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल प्राथमिक सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी है अल्ट्रा प्रोडक्ट्स अल्टीमेट। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है यूपीयू का फुल फॉर्म जो है इसका सही आंसर क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? इटली माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक, इटली क्वालकॉम, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक, सैमसंग। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। माइक्रो टेक्नोलॉजी इंक जो है सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जून 2023 में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दीपिका पल्लिकल और रमित टंडन, हरिंदर पाल संधू और सुनैना कुरुविला। ऑप्शन नंबर सी है सुनैना कुरुविला और रमित टंडन। ऑप्शन नंबर डी है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जून 2023 में एशियाई मिश्रित मुगल स्क्वैश टूर्नामेंट में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे वो कौन था? तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू थी। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू थे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की
डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखें। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंची है? 101वां, 100वां, 18वां, 91वां। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 100वां। भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, एनएसई के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था अब कहाँ होगा? सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी। एनएसई के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था अब कहाँ पर होगा? तो अब गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में होगा। कहाँ पर होगा? गांधीनगर गिफ्ट सिटी में होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, नोंगकर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मेघालय। नोंगकर्म नृत्य जो है त्योहार भारत के मेघालय ज़िले में मनाया जाता है। नोंगकर्म नृत्य त्यौहार जो है भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और इसे कौन मनाता है? तो मेघालय की खासी जनजाति मनाती है। कौन मनाता है? मेघालय की खासी जनजाति। कौन सी? खासी जनजाति। कौन इसे मनाता है? मेघालय की खासी जनजाति इसे मनाती। क्या मनाती है? तो नोंगकर्म नृत्य। नोंगकर्म नृत्य, नोंगकर्म नृत्य जो है मनाती। कौन मनाता है? तो मेघालय राज्य के लोग मनाते हैं। कौन मनाता है? तो खासी जनजाति के लोग नोंगकर्म नृत्य त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र है? बांसुरी, कमैचा, शहनाई, तबला। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तबला जो है, तबला जो है वाद्य यंत्र है। तबला ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118, कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? कायाकल्प पुरस्कार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कायाकल्प पुरस्कार जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, कौन प्रसिद्ध रूप से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वेंकटरमन राधाकृष्णन, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है होमी जे भाभा। होमी जे भाभा जो है होमी जे भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के रूप में इनको जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जे भाभा। कौन है? होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। उपयुक्त में से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट। देवघर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। बात आई है ट्रॉफी की तो हम बात कर लेते हैं। देवघर ट्रॉफी क्रिकेट से होती है, डूरंट कप जो है फुटबॉल से होता है, डेविस कप टेनिस से होता है और स्वायत्त लिंग कप जो है टेबल टेनिस से होता है। स्वायत्त लिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस। देवघर ट्रॉफी किससे संबंधित है? देवघर ट्रॉफी तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और डूरंट कप किससे संबंधित है? डूरंट कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप तो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। स्वायत्त लिंग कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। स्वायत्त लिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस। देवघर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डूरंट कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। स्वायत्त लिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 120 कंप्लीट हो गया। तो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।